अस्सलाम वालेकुम। 13 दिसंबर 2025 को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का जीके का पेपर हुआ और प्रिजन लॉज का पेपर हुआ। 13 दिसंबर 2025 को चूंकि ये दोनों पेपर हो चुके हैं, अब नेक्स्ट फेज में मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के मिड में या फेब के स्टार्ट में सेकंड फेज यानी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का इंग्लिश ऐसे का और उर्दू ऐसे का पेपर होगा। ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की इंग्लिश ऐसे की पेपर की तैयारी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं इस चीज को एड्रेस करूंगा कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के लिए इंग्लिश ऐसे के पेपर में किन किन टॉपिक्स को एग्जामिनर जो है वो टच कर सकता है, किन किन टॉपिक्स को पेपर में इंक्लूड कर सकता है। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि 21 दिसंबर 2025 को यानी एक दो तीन दिन पहले एसडीओ पैरा का यानी सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर का यानी पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का इंग्लिश ऐसे का पेपर हुआ। उस एसडीओ पैरा के इंग्लिश ऐसे के पेपर में चार टॉपिक्स जो है वो एग्जामिनर ने शामिल किए और चारों के चारों टॉपिक्स जो थे वो पाकिस्तान के इस टाइम पाकिस्तान को जो मौजूदा मसाइल हैं उनके हवाले से हैं। पहला टॉपिक था कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर ये जो नए सूबों की न्यू प्रोविंसेस की जो डिबेट है या डिमांड है वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन के लिए यानी कोई इंतज़ामी आसानियों के लिए ये डिबेट है, नए प्रोविंसेस की डिमांड या डिबेट, या ये कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। दूसरा टॉपिक ये था कि जो फॉरेन एड है जैसे बैरूनी इमदाद होती है, बैरूनी कर्जे होते हैं, उनका और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का यानी कि मुआशी इस्तेहकाम का आपस में ताल्लुक, इसके ऊपर एक टॉपिक था। और तीसरा टॉपिक था कि इस टाइम पाकिस्तान का जो एक वाटर कैटास्ट्रोफी है, वाटर का जो क्राइसिस है, जो कि वाटर की आपको पता है मिसमैनेजमेंट भी है, स्कारसिटी भी है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान के लिए कैसे बन सकता है, ये कैसे है, यानी वाटर क्राइसिस के ऊपर एक ऐसे था जो कि पाकिस्तान, उसको लिंक करना था हमने नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के लिए पाकिस्तान का। ये वाटर कैटास्ट्रोफी या वाटर का जो क्राइसिस है ये पाकिस्तान के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। और चौथा टॉपिक था कि पाकिस्तान री एमर्ज हो रहा है दुनिया के नक्शे के ऊपर एज ए ग्लोबल प्लेयर, एज ए ग्लोबल पावर, एज ए ग्लोबल एक्टर। तो ये चारों टॉपिक्स जो है ये कंटेम्पररी इश्यूज हैं, कंटेम्पररी टॉपिक्स हैं बेसिकली। तो अगर आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के लिए या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के लिए तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश ऐसे के पेपर की, तो आपको देखना चाहिए कि रिलीजियस फ्रंट पे, सोशल फ्रंट पे, कल्चरल फ्रंट पे, मेरा मतलब है पॉलिटिकल फ्रंट पे, इकोनॉमिक फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान को किन किन मसाइल का सामना है। पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए तो सिविल मिलिट्री रिलेशन के ऊपर ऐसे आ सकता है, एनर्जी क्राइसिस के ऊपर ऐसे आ सकता है, पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा मसला है। एनर्जी क्राइसिस से मिलता जुलता इशू है वाटर क्राइसिस का इशू, पर अब इसके ऊपर ऐसे आ सकता है क्योंकि अभी वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की चंद एक दिन पहले कि दुनिया में इस टाइम जो पाकिस्तान जहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे वाटर क्राइसिस, वाटर वॉर्स, वाटर कैटास्ट्रोफी, वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। उसके कॉजेज़ क्या हैं, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, उसकी सॉल्यूशंस क्या हैं या स्ट्रेटजीज क्या हैं, इसके ऊपर ऐसे आ सकता है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस का इशू हमेशा से रहा है, पाकिस्तान के अंदर बैड गवर्नेंस का इशू हमेशा रहा है, तो इसके ऊपर ऐसे आ सकता है। और पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है, जैसे मैंने बताया सिविल और मिलिट्री जो रिलेशंस हैं वो हमेशा टेंस रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। कभी मार्शल लॉ आ जाता है, कभी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, फिर जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा देती है और जो फिर डेमोक्रेसी जो है वो डीरेल हो जाती है और फिर पाकिस्तान के अंदर जो है इमरजेंसी की सिचुएशन रहती है पॉलिटिकली, पॉलिटिकल सेंस में मैं बात कर रहा हूँ। तो डेमोक्रेसी के हवाले से कोई ऐसे आ सकता है। ये तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं। अच्छा, ये बात डिस्कस करने के लिए कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के लिए या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, वहां से इस टॉपिक को एड्रेस करने के लिए मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा 22 दिसंबर 2025 को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद ने इंग्लिश ऐसे का पेपर लिया। उसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे गए जरा हम वो देख लेते हैं, जरा हमें आसानी होगी कि एग्जामिनर जो है वो किन 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 टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो पेपर हुआ इंग्लिश ऐसे का, उसमें एक टॉपिक ये था कि पाकिस्तान जो है अगरचे कार्टन प्रोड्यूस करने में दुनिया में टॉप 5 कंट्रीज में मौजूद है, लेकिन बांग्लादेश इसके बरक्स देखा जाए तो वो वहाँ वो कार्टन प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान से बांग्लादेश आगे है जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं उनकी एक्सपोर्ट में।
अगरचे पाकिस्तान कार्टन प्रोड्यूसर है, दुनिया में टॉप 5 कंट्रीज में शामिल है, इसके बरक्स बांग्लादेश जो है वो कॉटन प्रोड्यूस ही नहीं करता, लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स उसकी एक्सपोर्ट में बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे है। उसकी क्या कॉजेज हैं और उसका क्या सोल्यूशन है, ये टॉपिक पूछा गया सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद के इंग्लिश ऐसे के पेपर में, जो कि 22 दिसंबर को हुआ। दूसरा टॉपिक ये पूछा गया कि पाकिस्तान के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जिनकी अगर माइनिंग की जाए, प्रोसेसिंग की जाए, तो रेयर अर्थ मेटल बन सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान एक गोल्ड माइन है रिसोर्सेज के हवाले से। तो आप वो स्टेप्स बताएं कि किस तरीके से पाकिस्तान इनको कैश कर सकता है। और हमारा चूंकि चाइना के साथ सीपेक चल रहा है, तो क्या ये सीपेक का हिस्सा हम बना सकते हैं इसको, कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स को की माइनिंग की जाए, उसकी प्रोसेसिंग की जाए, उनसे रेयर अर्थ मेटल्स बनाई जाए और उनको हम एक्सपोर्ट करें। तो क्या ये सीपेक का हिस्सा इसको बना सकते हैं हम, ये जो हमारे पाकिस्तान के अंदर केपीके के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो हमारी जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, हमारे यहाँ जो मिनरल्स मौजूद हैं। तीसरा टॉपिक ये पूछा गया कि पाकिस्तान के अंदर 5 से 9 साल के जो बच्चे हैं, वो तकरीबन 10.77 मिलियन बच्चे जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं। इसकी क्या कॉजेज हैं, इसके हमारे मुआशरे के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, और कौन सी वो स्ट्रेटजीज हैं जिनसे हम इनको, इस इशू को ख़त्म कर सकते हैं, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट का इशू आ रहा है हमारे यहाँ। और चौथा टॉपिक ये पूछा गया कि पाकिस्तान का जो एनर्जी क्राइसिस है उसकी रीजंस क्या है और कौन से सॉल्यूशंस हैं एनर्जी क्राइसिस की। और पांचवा टॉपिक ये पूछा गया कि पाकिस्तान के जो अंदर जो क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स हैं, क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान के जो ग्लेशियर्स हैं और पाकिस्तान के जो वाटर रिसोर्सेज हैं, तो क्लाइमेट चेंज का जो दुनिया में एक जो ग्लोबल फिनोमेना है, उसका पाकिस्तान के ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहे हैं उसके ऊपर और पाकिस्तान के जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। इसकी जो जो पाकिस्तान के जो ग्लेशियर्स और जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर जो क्लाइमेट का इफेक्ट आ रहा है, इसकी कॉजेज क्या है, उसके उसके असरात यानी कि कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं और उसके सोल्यूशंस क्या है। इसी तरह एक छठा टॉपिक पूछा गया सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हैदराबाद के इंग्लिश ऐसे के पेपर में, जो कि 22 दिसंबर को हुआ। और अगला टॉपिक था छठा, कि पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट है पाकिस्तान का, वो एग्जोडस हो रहा है, इनके टैलेंट जो है, हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, उसकी उसके क्या अफेक्ट्स आ रहे हैं, और हम ऐसे कौन से इनिशिएटिव ले सकते हैं कि इस ब्रेन ड्रेन को या टैलेंट एग्जोडस को हम मिटिगेट करें। और आखिरी टॉपिक ये पूछा गया कि आप इमेजिन करें पाकिस्तान को 2047 में, 1947 में पाकिस्तान बना, और 2047 में जरा इमेजिन करें पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस क्या होगी, पाकिस्तान को किन किन चैलेंजेस का सामना होगा और पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है 2047 में। ये 7 टॉपिक्स हैं। तो मैंने दो पेपर के टॉपिक्स बताए आपको। 21 दिसंबर को एसडीओ पैरा का इंग्लिश ऐसे का पेपर हुआ, मैंने उसका पूरा एनालिसिस किया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान के ऊपर, जिस चैनल को अभी आप देख रहे हैं, इसके ऊपर एसडीओ पैरा के इंग्लिश ऐसे के ऊपर उसका पूरा मैंने एनालिसिस किया है। एसडीओ पैरा के पेपर में 4 टॉपिक्स आए थे, मैंने चारों टॉपिक्स के ऊपर बताया कि इस टॉपिक की का मतलब क्या था, इस टॉपिक के अंदर कौन कौन से एरियाज को फोकस करना था, इस टॉपिक के ऊपर थीसिस स्टेटमेंट क्या बन सकती है। आप मेरे यूट्यूब चैनल के भी देख सकते हैं। इसके अलावा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद का 22 दिसंबर को इंग्लिश ऐसे का पेपर हुआ, उसमें 7 टॉपिक पूछे गए जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किए। इन सातों के सातों टॉपिक्स के ऊपर मैंने ये बताया कि इस टॉपिक का मतलब क्या था, इसके अंदर ये टॉपिक किस किस्म का था, एनालिटिकल था या आर्गुमेंटेटिव था, जिनके नेचर या नोयत जो या टाइप ऑफ ऐसे की मैंने बात की। और इन सातों के सातों टॉपिक के ऊपर मैंने बताया कि अगर इसके ऊपर आप ऐसे लिखना चाहते हैं या आप लिख चुके हैं तो किन किन एरियाज को, कौन कौन से फोकस एरियाज थे, और हर टॉपिक के ऊपर थीसिस स्टेटमेंट मैंने बना के दी। इस सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इंग्लिश ऐसे का जो पेपर हुआ 22 दिसंबर को, उसके ऊपर भी मेरा पूरा एनालिसिस जो है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान के ऊपर मौजूद है। अब इन दो बातों के अलावा अगर हम बात करें असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल की और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल के इंग्लिश ऐसे के पेपर की, तो जैसा कि मैंने दो पेपर जो अभी रिसेंटली हुए, एक 21 दिसंबर को हुआ एस टी पैरा का इंग्लिश एस टी ओ पैरा का इंग्लिश ऐसे का पेपर, और 22 दिसंबर को हुआ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद का इंग्लिश ऐसे का पेपर। इन दोनों पेपर को देखते हुए हम ये बात सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि एग्जामिनर जो है वो इस टाइम पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, चाहे वो इकोनॉमिक इश्यूज हों, चाहे वो सोशल इश्यूज हों, चाहे वो रिलीजियस इश्यूज हों, चाहे वो डिप्लोमेटिक इश्यूज हों, उनको वो एड्रेस कर रहा है। तो आपको पाकिस्तान के जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज है उनको लाजमी देखना चाहिए, जैसे एनर्जी क्राइसिस, जैसे सिविल मिलिट्री रिलेशंस जिसको हम डेमोक्रेसी का इशू भी कह सकते हैं, वाटर कैटास्ट्रोफी या वाटर क्राइसिस का इशू, इसको लाजमी देखें। टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर जो है, जैसे अफगानिस्तान हमारा करीब है तो जहाँ पे टेररिज्म के इश्यूज होते ही रहते हैं, जैसे इंडिया की तरफ से इशू हमें होते ही रहते हैं।
तो इन इश्यूज को तो लाजमी देखें। इसके अलावा आपको कौन कौन से टॉपिक्स देखने चाहिए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के लिए और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के इंग्लिश ऐसे के पेपर के लिए? ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज के अलावा किन टॉपिक्स को देखना चाहिए? क्योंकि जो पेपर की नौयत है वो है प्रिजन डिपार्टमेंट के हवाले से। प्रिजन डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा, लिहाजा प्रिजन के हवाले से भी कोई टॉपिक्स आ सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, लेट वी डिस्कस। होपफुली आपको स्क्रीन जो है ये विजिबल होगी। मैंने यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड इंग्लिश एसेस की बात की है फॉर असिस्टेंट एंड डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के हवाले से। सबसे पहले मैं बात करूंगा, दो किस्म के एसेस आते हैं अमूमन अमूमन जो पेपर जो आजकल आ रहे हैं, चाहे वो एसटीओ पैरा का हो, चाहे वो मैंने अभी बात की है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद की। तो एग्जामिनर जो है वो दो किस्म के एसेस देता है, या वो आर्गुमेंटेटिव एसेस देता है या वो एनालिटिकल एसेस देता है। आर्गुमेंटेटिव एसेस वो होते हैं जिसमें आपको कोई एक टॉपिक चूज करना होता है, कोई एक स्टांस लेना होता है। और जो एनालिटिकल एसेस होते हैं वो होते हैं जिसमें आपने कॉजेज बयान करनी होती हैं, इफेक्ट्स बयान करने होते हैं, सोल्यूशन देना होता है, या चैलेंजेस बताते हैं, सोल्यूशन बताते हैं, या वे फॉरवर्ड देते हैं। तो इस किस्म के जो एसेस होते हैं उनको हम एनालिटिकल एसेस कहते हैं। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के लिए और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के लिए कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज के अलावा? ये मैंने आर्गुमेंटेटिव एसेस की कुछ बातें की हैं। ये एसेस आपको लाजमी तैयार करने चाहिए कि प्रिजन रिफॉर्म जो पाकिस्तान के अंदर, ये नेसेसिटी है, ये ज़रूरत है, या ये चॉइस है हमारी। इसके ऊपर थीसिस स्टेटमेंट में मैंने बनाई है कि प्रिजन रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान आर नो लॉन्गर ऑप्शनल। ये कोई चॉइस नहीं है, ये ऑप्शनल नहीं है, दे आर एसेंशियल। वो बहुत जरूरी है। किस किसके लिए जरूरी है प्रिजन रिफॉर्म्स? टू इंश्योर ह्यूमन डिग्निटी, रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स एंड अलाइनमेंट विद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स। कि ये जो प्रिजन लॉज हैं, ये जो प्रिजन की जो रिफॉर्म्स हैं, ये इसलिए ज़रूरी हैं, मस्ट हैं, मैंडेटरी हैं, एसेंशियल हैं, ताकि जो ह्यूमन डिग्निटी है, ये जो प्रिजनर्स होते हैं, जो ह्यूमंस ही होती हैं, उनकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जाए, इंश्योर किया जाए। और वो जो ऑफेंडर्स होते हैं, जो लोग कोई जुर्म करके कन्विक्टेड हो जाते हैं और क्रिमिनल्स बन के जो प्रिजन बिहाइंड द बार्स आ जाते हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए। और ये जो हमारे प्रिजन्स हैं हमारे, उनकी जो लॉज है, उसकी जो सिचुएशन है, उसका जो सिनेरियो है, उसके अंदर जितने भी आप कह सकते हैं जो प्रिजन की सिचुएशन है, उसको अलाइन करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स के जो चार्ट जो जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो चार्टर्स हैं, उनके साथ अलाइन करना कि हमारी प्रिजन जो है उसके अंदर ह्यूमन राइट्स कि जो लॉज हैं वो इंटरनेशनल लॉज के साथ साथ और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है उसके साथ जुड़े हुए होने चाहिए। इसी तरह एक और टॉपिक भी आ सकता है कि रिहेबिलिटेशन ऑफ प्रिजनर्स इज मोर इफेक्टिव देन पनिशमेंट। अब रिहेबिलिटेशन ऑफ प्रिजनर जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, या पनिशमेंट जो है, जो जो हमारे जो प्रिजनर्स होते हैं, जो कन्विक्टेड होते हैं, जो क्रिमिनल्स साबित हो चुके होते हैं, क्या उनको पनिशमेंट ज्यादा देनी चाहिए या उनकी रिहेबिलिटेशन करनी चाहिए? तो इन दोनों टॉपिक्स में से बताएंगे कि या तो उनकी रिहेबिलिटेशन ज्यादा इफेक्टिव है या उनको पनिश किया जाना चाहिए। तो इन दोनों में से एक टॉपिक आपने चूज करना है। दोनों दो चॉइसेस दी गई हैं, तो ये भी आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। इसके ऊपर भी मैंने थीसिस स्टेटमेंट बनाई है, जरा देखिएगा। रिहेबिलिटेशन फोकस्ड प्रिजन सिस्टम इज मोर इफेक्टिव दैन पुनिटिव अप्रोचेस। पुनिटिव कहती है जिसमें ऐसी अप्रोच होती है जिसमें आप पेनलाइज करते हैं, पेन देते हैं, पेनल्टी डालते हैं, पनिश करते हैं। तो ऐसा रिहेबिलिटेशन सिस्टम, इनके प्रिजन के अंदर ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आप रिहेबिलिटेशन को इंश्योर कर दें, वो ज्यादा इफेक्टिव है बजाय इसके कि आप उनको, जो प्रिजनर्स हैं, उनको क्या करें, पनिश करें। क्यों? बिकॉज इट रिड्यूसेस रेसिडिविज्म। रेसिडिविज्म कहते हैं कि जब एक बंदा रॉन्ग डूअर होता है, जेल में जाता है, उसको सजा दी जाती है, फिर दोबारा जब मुआशरे में जाता है और दोबारा वो जुर्म करता है, तो उसको हम रेसिडिविज्म कहते हैं। क्योंकि दोबारा से वो रॉन्ग डूअर बनता है, दोबारा से। पहले उसने कोई जुर्म किया, क्राइम किया, वो बिहाइंड द बार्स गया, जेल गया, सजा सुनाई गई, वहां से जब छूटा, जब उसको हमने रिलीज किया, तो जब वो मुआशरे में दोबारा जाता है, तो फिर वो जब जुर्म करता है, दोबारा री ऑफेंड करता है, तो उसको हम कहते हैं, इस रवैये को हम रेसिडिविज्म कहते हैं। तो रिहेबिलिटेशन ज्यादा करनी चाहिए प्रिजनर्स की, बजाय इसके कि हम उनको पनिश करें, ताकि रेसिडिविज्म ना हो, ताकि वो दोबारा जुर्म ना कर सके। रिफॉर्म्स बिहेवियर, ताकि जो हमारे प्रिजनर्स हैं उनका बिहेवियर रिफॉर्म करें, उसको बेहतर करें। एंड कंट्रीब्यूट्स टू लॉन्ग टर्म सोशल स्टेबिलिटी। इससे हमारे माशरे में लंबे अरसे तक के लिए, लॉन्ग टर्म क्या होता है, सोशल स्टेबिलिटी होती है। हमारा सोशल जो फैब्रिक है हमारे माशरे का, लोगों के जो रवैये हैं, एटीट्यूड्स हैं, जो ट्रीटमेंट है, जो लोगों के बिहेवियर हैं, लोगों का जो इंटरेक्शन है, तो उसमें सोशल ऑर्डर आता है। इसी तरह एक और टॉपिक और भी आपको ऐसे तैयार करना चाहिए, एंड दैट इज रूल ऑफ लॉ इज द बैकबोन ऑफ सिविलाइज्ड
पीनल सिस्टम, कि रूल ऑफ लॉ जो है वो हमारे पीनल सिस्टम का, सिविलाइज पीनल सिस्टम का बैकबोन है। अब या तो आप कहेंगे कि ये बैकबोन है या नहीं है, तो ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो हमारे पीनल सिस्टम का बैकबोन या उसकी उसकी रीढ़ की हड्डी है या नहीं है। तो इन दोनों टॉपिक्स में से बेसिकली इस टॉपिक के अंदर आर का वर्ड छुपा हुआ है, इम्प्लिसिट है, अंडरस्टूड है कि रूल ऑफ लॉ हमारे पीनल सिस्टम का हिस्सा, बैकबोन है या नहीं है। अगर आप कहते हैं है तो क्यों है, अगर आप कहते हैं कि नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये भी आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। तो इसके ऊपर मैंने थीसिस स्टेटमेंट बनाई है। अच्छा, ये देख लें कि पीनल सिस्टम क्या होता है। पीनल सिस्टम बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक हिस्सा है। पीनल सिस्टम ये होता है जिसमें ऐसे लॉज, ऐसे इंस्टीट्यूशंस और ऐसी अप्रोचेस को इकट्ठा किया जाता है कि जो लोग मुजरिम साबित हो चुके होते हैं उनके ऊपर करेक्टिव एक्शन देते हैं, या उनको पनिश करते हैं, या उनकी रिहेबिलिटेशन करते हैं। कि यानी कि एक बंदा है, उसको वो उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, इंक्वायरी हुई, वो साबित हो गया कि वो क्रिमिनल है, वो जेल चला गया, वो जुडिशियल हो गया। जब वो जेल चला गया, अब उसके ऊपर तीन काम करने हैं। या तो हम उसको पनिश करेंगे, या उसकी रिहेबिलिटेशन करेंगे, या उसकी कम्युनिटी वेलबीइंग करेंगे, यानी कि करेक्शनल मेजर्स लेंगे। तो इसका मतलब ये है उसकी सुपरविजन करेंगे। तो ये सारे वो तमाम लॉज, वो तमाम इदारे, इदारों से मुराद है पुलिस हो गया, कोर्ट्स हो गया, जेल्स हो गई, इसी तरह हमारे प्रोबेशन सिस्टम हो गया, पेरोल सिस्टम हो गया। तो हमारे जो तमाम जो सिस्टम्स हैं ये मिलके, ये इसको हम कहते हैं पीनल सिस्टम। जो कि एक कन्विक्टेड बंदे का, जो कि मुजरिम साबित हो चुका हो, उसकी सुपरविजन करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, उसको पनिश करना, उसकी रिहेबिलिटेशन करना, उसको सुपरवाइज करना, उसकी उसके ऊपर उसको मुआशरे के अंदर मेन स्ट्रीम करना। जब वो कि जब जेल से रिलीज हो तो रेसिडिविज्म का शिकार ना हो, दोबारा वो जुर्म ना करे, यानी कि उसके ऊपर काम करना, करेक्टिव मेजर्स देना, इसको पीनल सिस्टम कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है, ऐसे का टॉपिक ये है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो पीनल सिस्टम का रीढ़ की हड्डी है या नहीं है। है या नहीं है का वर्ड तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, इसके अंदर छुपा हुआ है ये बात, आर का वर्ड, ओ आर, आर का मतलब है या, कि रूल ऑफ लॉ सिविलाइज पीनल सिस्टम का बैकबोन है या नहीं है। तो ये बेसिकली आप कोई दोनों अप्रोचेस में से एक अप्रोच ले सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ पीनल सिस्टम की बैकबोन है। अगर है तो फिर आप बताएंगे, उसकी रीजन देंगे तीन चार। अगर आप कहते हैं कि पीनल रूल ऑफ लॉ जो है वो सिविलाइज पीनल सिस्टम का बैकबोन नहीं है, तो फिर उसकी रीजन देंगे। तो आप हम सब जानते हैं कि रूल ऑफ लॉ जो है वो एक बेसिक बुनियादी इंग्रेडिएंट है जस्टिस को इंश्योर करने का। तो ये रूल ऑफ लॉ जो है वो पीनल सिस्टम का, सिविलाइज पीनल सिस्टम का बैकबोन है। तो इस पे मैंने थीसिस स्टेटमेंट बनाई है कि अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट पीनल सिस्टम रूटेड इन द रूल ऑफ लॉ इज एसेंशियल। कि ऐसा पीनल सिस्टम जो कि जिसकी बुनियाद क्या हो, रूल ऑफ लॉ हो। ऐसा पीनल सिस्टम जिसकी रूट्स क्या हो, रूल ऑफ लॉ के ऊपर खड़ी हुई हो। यानी कि पीनल, ऐसा पीनल सिस्टम जिसकी बुनियाद रूट ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ हो। वो जरूरी है किस चीज के लिए, फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ट्रस्ट, कि लोगों को ट्रस्ट हो कि हमें गलत तरीके से सजा नहीं सुनाई जाएगी। अगर हम मुजरिम नहीं है तो हमें मुजरिम नहीं बनाया जाएगा, और जो मुजरिम है उनको छोड़ नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा पीनल सिस्टम जिसकी बुनियाद रूल ऑफ लॉ हो वो बहुत ज़रूरी है पब्लिक के ट्रस्ट को विन करने के लिए। जो इनमेट्स होते हैं, यानी कि जो कैदी होते हैं, जो प्रिजनर्स होते हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और प्रिजन की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि प्रिजन स्मूथली चलती रहे, प्रिजन के अंदर जो प्रिजनर्स हैं उनके राइट्स के ऊपर भी काम होता हो, जो उसके वार्डर्स हैं, जो जो उस प्रिजन के एम्प्लॉइज हैं, उनके जो राइट्स हैं वो भी इन्फ्रिंज या अफेक्ट ना हो। तो ये जो प्रिजन की एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो लोग मुलाकात के लिए आते हैं, जो खाने का सिस्टम होता है, जो सजाओं का सिस्टम होता है, जो मॉनिटरिंग का सिस्टम है, जो सुपरविजन का सिस्टम है, जो उनकी बेल होती है, जो उनको लोग मिलने आते हैं कैदियों की मुलाकातें करने के लिए। तो इस पूरी प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर एक ऐसा पीनल सिस्टम होना चाहिए जिसकी बुनियाद रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए। इस टॉपिक पे भी ऐसे आ सकता है। इसी तरह एक टॉपिक है कि करप्शन इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। पब्लिक इंस्टीट्यूशन कौन से हैं? तालीमी इदारे हो सकते हैं, पुलिस के इदारे हो सकते हैं, डीसी ऑफिस हो सकता है, अकाउंट ऑफिस हो सकता है, प्रिजन हो सकती है इवन के। तो जो भी सरकारी इदारे हैं, जो जो पब्लिक स्पॉन्सर्ड इदारे हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनके अंदर करप्शन जो है वो क्या करती है, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को वीक करती है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कौन सा होता है? जिसके अंदर जस्टिस को इंश्योर किया जाता है। उसमें पुलिस भी शामिल है, उसमें अदालतें, कोर्ट्स भी शामिल है, उसमें प्रिजन भी शामिल है, उसमें इन्वेस्टिगेशन भी शामिल है, उसमें प्रोबेशन भी शामिल है, उसमें पेरोल भी शामिल है। सब कुछ, वो तमाम इदारे, वो तमाम स्टेक होल्डर जो मिलके जस्टिस को इंश्योर करते हैं, उसको हम कहते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसमें इवन के पार्लियामेंट भी शामिल है, क्योंकि पार्लियामेंट जो लेजिस्लेशन करती है, कानून बनता है, वही फिर अदालतें जो हैं उसके ऊपर अमल करवाती हैं, मतलब उसकी हक में फैसले देती हैं। और फिर जो हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, जिसमें डीसी ऑफिस, इसमें पुलिस का इदारा हो गया, जिसमें कोर्ट्स, तमाम प्रिजन्स हो गई, ये तमाम जो हैं वो
पार्लियामेंट के बनाए हुए वो कवानीन जिनकी रोशनी में अदालतें फैसला करती हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए पुलिस और कोर्ट्स और ये सारे इदारे काम करते हैं। तो ये तमाम जो इदारे हैं ये मिलकर बनाते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो करप्शन जो है गवर्नमेंट के इदारों में, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को वीक करती है। इसके ऊपर टॉपिक आ सकता है ऐसे का असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल के लिए या डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल के लिए। तो इसका क्या मतलब है, इसके ऊपर इस ऐसे में आप क्या लिखेंगे? आप ये भी एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है कि पब्लिक इदारों के अंदर जो करप्शन है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को वीक करती है या नहीं करती। अगर आप कहते हैं करती है तो फिर आप उसके आर्गुमेंट्स देंगे। अगर आप कहते हैं कि नो, करप्शन इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन डज नॉट वीकन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो फिर उसके हक में वोट देंगे कि कैसे करप्शन पब्लिक इदारों के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को वीक नहीं करती। तो अब हम सबको पता है कि करप्शन जो है वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अंदर, सरकारी इदारों के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को वीक करती है, श्योरली करती है। तो ये भी आर्गुमेंटेटिव ऐसे है कि इसमें भी इम्प्लिसिट है, इसके अंदर छुपा हुआ है वर्ड आर का, कि करती है या नहीं करती करप्शन। तो करती है हम जानते हैं। तो इसके ऊपर मैंने थीसिस स्टेटमेंट बनाई है, जरा देखें कि करप्शन विद इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पर्टिकुलरली लॉ इन्फोर्समेंट एंड प्रिजन्स, कि ये जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गई, सीटीडी हो गई, सीआईडी हो गई, स्पेशल ब्रांच हो गई, आईबी हो गया, एमआई हो गया, इसके अलावा या इवन के प्रिजन्स हो गई, ये जो करप्शन इन पब्लिक इदारों में है ये वीकन करती है, कमजोर करती है किस चीज को? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को। कैसे? बाई एरोडिंग अकाउंटेबिलिटी, के एहतसाब के निज़ाम को ये तहवाला कर देती है। एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस, कि ये जो लोगों का कॉन्फिडेंस है पब्लिक इदारों के ऊपर, कि कोर्ट्स के ऊपर जो लोगों का जो ट्रस्ट है, ये जो प्रिजन्स हैं उनके ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट है, पुलिस के ऊपर हो गया, तमाम इदारे जितने भी पाकिस्तान के जो पब्लिक इदारे हैं उनके ऊपर लोगों का जो ट्रस्ट है, जो कॉन्फिडेंस है, पब्लिक कॉन्फिडेंस, उसको ये तहवाला करती है करप्शन। कि जब करप्शन होगी तो लोगों का पब्लिक कॉन्फिडेंस या पब्लिक ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, और अकाउंटेबिलिटी का जो निज़ाम है, एहतसाब का निज़ाम है, उसको ये ख़त्म कर देती है करप्शन। टू करेक्ट दिस सिचुएशन, कि इस सिचुएशन को खत्म करने के लिए किस चीज को, करप्शन को क्या करना चाहिए? इट रिक्वायर सर्टन रेमीडियल मेयर्स, कि इस करप्शन का खात्मा करने के लिए पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अंदर कुछ रेमीडियल मेयर्स यानी करेक्टिव मेयर्स की जरूरत है। तो ये वो कौन कौन से होंगे वो हम ऐसे में डिस्कस करेंगे। इसी तरह एक और टॉपिक जो है वो आपको लाजमी देखना चाहिए, एंड दैट इज ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजनर्स रिफ्लेक्ट्स द मॉरल हेल्थ ऑफ ए सोसाइटी। कि जो हमारे प्रिजनर्स होते हैं उनकी जो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन है, उनकी भी जो कैदी होते हैं वो भी इंसान ही है, हमारे बहन भाई होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारी हमारी लोग होते हैं। तो उनकी जो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन है कैदियों की, ये रिफ्लेक्ट करती है मॉरल हेल्थ ऑफ ए सोसाइटी। यानी कि प्रिजनर्स की जो राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना, बेसिकली इसका मतलब है कि आप सोसाइटी की मॉरल हेल्थ की क्या कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं। क्या ऐसा है या नहीं है? तो ये भी आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, आप कह सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स के जो प्रिजनर्स की ह्यूमन राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करना सोसाइटी की मॉरल हेल्थ की हिफाजत करना नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन हम सबको पता है कि प्रिजनर्स के ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करना बेसिकली सोसाइटी के मॉरल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है, उसकी गमाजी करता है। तो इसके ऊपर मैंने थीसिस स्टेटमेंट बनाई है कि द मैनर, वो तरीका इन विच, जिसके अंदर आ सोसाइटी ट्रीट्स इट प्रिजनर, कि वो तरीका जिस तरीके से एक सोसाइटी अपने कैदियों को डील करती है, ट्रीट करती है, इट रिफ्लेक्ट्स इट्स मॉरल मेच्योरिटी। ये जाहिर करती है कि वो सोसाइटी कितनी मेच्योर है, कि मॉरली कितनी मेच्योर है। कमिटमेंट टू जस्टिस, ये जाहिर करती है हम कैदियों को कैसे डील करते हैं, ट्रीट करते हैं, ये जाहिर करता है कि हमारे यहाँ हम कितना कमिटेड हैं जस्टिस के साथ, इंसाफ के साथ। एंड एडहेरेंस टू यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल, और जो आलमी ह्यूमन राइट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ हम कितना उसको फॉलो करते हैं, उनकी कितनी कंप्लायंस करते हैं, कितना उनके साथ जुड़े हुए हैं, कितना उनको फॉलो करते हैं। तो ह्यूमन जो प्रिजनर्स हैं उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना ये बताता है, ये रिफ्लेक्ट करता है, ये अक्कासी गमाजी और तर्जमानी करता है कि हम जस्टिस के साथ कितना कमिटेड हैं, हम इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कितना फॉलो करते हैं, और हम मॉरली कितना मेच्योर हैं या एनरिच्ड हैं। इस टॉपिक पे ऐसे तैयार करना चाहिए आपको, यानी कि प्रिजनर्स के ह्यूमन राइट्स के ऊपर। इसी तरह यूथ क्रिमिनलाइजेशन, जो नौजवान लोग जब क्रिमिनल बनते हैं, इसको कहते हैं यूथ क्रिमिनलाइजेशन, कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। कि अगर जो हमारे इदारे हैं जैसे पुलिस है, जैसे कोर्ट्स है, इवन के हमारे जो बाकी इदारे हैं जैसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, इनके अंदर रिफॉर्म्स ला के हम क्या कर सकते हैं, नौजवान लोगों को रोक सकते हैं कि वो क्रिमिनल्स ना बने। यूथ क्रिमिनलाइजेशन कैन बी प्रिवेंटेड। अब आप बताएंगे या तो ऐसा हो सकता है, आप इस बात की हक में जाएंगे,
फिर आप ये भी कह सकते हैं कि यूथ क्रिमिनलाइजेशन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड थ्रू इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। यानी इस टॉपिक के अंदर या का लफ्ज मौजूद है कि यूथ क्रिमिनलाइजेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किस तरीके से, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स ला के, इदारों के अंदर इस्लाहात ला के। तो आप, हमें पता है कि अगर इदारों के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, यानी कि अगर उनको इंश्योर किया जाए, उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, तो हम नौजवान लोगों को क्रिमिनल बनने से रोक सकते हैं। तो ये भी आर्गूमेंटेटिव ऐसे है। तो इसकी मैंने थीसिस स्टेटमेंट बनाई है, जरा देखिएगा कि यूथ इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम, कि यूथ की जो शमूलियत होती है जुर्म के अंदर, कैन बी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, उसको हम बड़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं थ्रू एजुकेशनल, सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स रादर देन हार्श पुनिटिव मेयर्स। कि उनको सख्त सजाएं देने की बजाय हम अगर समाजी तौर पे, तालीमी लिहाज से और इदारा जाती अगर इस्लाहात लाएं, तो हम नौजवान लोगों को, यूथ को क्रिमिनल बनने से बचा सकते हैं। इसके ऊपर भी आपको ऐसे तैयार करना चाहिए कि हम कौन कौन सी रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, एजुकेशनल रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के जरिए यूथ को हम रोक सकते हैं मुजरिम बनने से, क्रिमिनल बनने से। इसी तरह एक और टॉपिक है जिसके ऊपर आपको ऐसे तैयार करना चाहिए, एंड दैट इज विमेन प्रिजनर्स, जो खवातीन जो कैदी होती हैं, रिक्वायर्स अ सेपरेट एंड सेंसिटिव क्रिमिनल जस्टिस अप्रोच। कि खवातीन को भी हम उसी तरह उस स्टिक से नहीं हाँकना चाहिए जैसे हम मेल प्रिजनर्स को हाँकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं, वो ज़्यादा, आप कह सकते हैं, वल्नरेबल होती हैं। उन ये ज़्यादा इस बात का एहतमाल होता है कि जब वो, एक तो वो पहले वो प्रिजनर हैं, पहले वो अफेंडर हैं, उनकी अपनी, उन्होंने कोई जो जो भी कोई मामले में उन्होंने वो कोई क्राइम कर लिया है, तो पहले ही वो उनको मेंटल ट्रामा होगा, इमोशनल ट्रामा होगा, साइकोलॉजिकल ट्रामा होगा। जब उनको हम कैदी बनाएंगे, तो जब कैदी हमारे जो प्रिजनर्स हैं, अगर उसके अंदर उनके हम ह्यूमन राइट्स को या उनकी सेल्फ एस्टीम को अगर हम नहीं देखी करेंगे, उसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो वो मजीद क्या हो जाएंगी, अफेक्ट हो जाएंगी, ज़्यादा वनरेबल होती हैं वो। तो उनके लिए, जो खवातीन प्रिजनर्स होती हैं, उनके लिए सेपरेट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अप्रोच की जरूरत है। तो इसके ऊपर थीसिस स्टेटमेंट मैंने बनाई है, जरा देखिए। अब या तो आप इस बात से एग्री करेंगे कि खवातीन जो प्रिजनर्स होती हैं, फीमेल या विमेन प्रिजनर्स होती हैं, उनके लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक अलहदा होना चाहिए, या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की अप्रोच सेपरेट होनी चाहिए, या आप कहेंगे नहीं, अप्रोच सेपरेट नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आर्गूमेंटेटिव ऐसे है, जिनमें से दोनों में से एक ऑप्शन आपने चूज करना है। तो साफ जरिए हमें पता है कि हम सब जानते हैं कि विमेन प्रिजनर्स जो हैं, दैट दे रिक्वायर अ सेपरेट एंड सेंसिटिव क्रिमिनल जस्टिस अप्रोच। तो इसके ऊपर थीसिस स्टेटमेंट जरा देखें कि विमेन प्रिजनर्स रिक्वायर अ जेंडर सेंसिटिव criminal justice system that addresses their unique psychological, social and legal needs। कि खवातीन की जो नफ्सियाती, समाजी और उनकी जो कानूनी जो ज़रूरियात हैं, उनको एड्रेस करने के लिए एक सेपरेट सेंसिटिव जेंडर इन्फॉर्म्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होना चाहिए। जेंडर सेंसिटिव ये है कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि वो खवातीन हैं, उनके इमोशनल नीड, साइकोलॉजिकल नीड, सोशल नीड्स, लीगल नीड्स, खवातीन के लिए वो, उसको जेन में रख के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जरिए उनको ट्रीट किया जाना चाहिए। तो इसके ऊपर ऐसे आपको लाजमी तैयार करना चाहिए। इसी तरह अब मैंने कुछ बताए बनाए हैं एनालिटिकल ऐसे टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनके ऊपर भी आपको असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के लिए और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के इंग्लिश ऐसे के पेपर के लिए इन टॉपिक्स को भी आप तैयार करें। कि चैलेंजेस फेस्ड बाय प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन इन पंजाब, के पंजाब के अंदर, अच्छा याद रखें, एनालिटिकल एसेस वो होते हैं जिसमें कॉजेस, इफेक्ट्स, सॉल्यूशंस, चैलेंजेस, सॉल्यूशंस, वे फॉरवर्ड, इस तरह की चीजें आप जब जब रिक्वायर्ड होती हैं टॉपिक के अंदर। तो आप जरा देखिएगा, अब जो मैं टॉपिक में डिस्कस करने लगा हूं, इसके अंदर या तो कॉजेज बताने होंगे आपको, या सोल्यूशन बताने होंगे, या वे फॉरवर्ड बताना होगा, या कॉजेज बताने होंगे, या इफेक्ट्स बताने होंगे, या सोल्यूशन बताने होंगे। तो टॉपिक है चैलेंजेस फेस्ड बाय प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब। पंजाब के अंदर जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, हेड वार्डन, हेड वार्डर, वार्डर, तमाम एम्प्लॉइज मिला के, और इवन के प्रिजनर्स भी मिला के, जितना भी उसमें क्लास 4 के लोग हैं, इन तमाम लोगों को मिला के, इवन के एडिशनल आईजी पंजाब तक जो प्रिजन्स का होता है, या आईजी पंजाब जो प्रिजन्स होता है, उस तक तमाम जो एम्प्लॉइज हैं और तमाम जो पूरा सिस्टम है प्रिजन्स का, इस प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको इसको कौन कौन सी चैलेंजेस का सामना है। तो नाम से जाहिर है कि इसमें हमने चैलेंजेस बताने हैं, अगर चैलेंजेस बताएंगे तो सोल्यूशन भी बताएंगे। तो इसमें थीसिस स्टेटमेंट ये एनालिटिकल ऐसे है, क्योंकि हमने एनालिसिस करना है कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं, उनको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। जरा देखिएगा कि प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन इन पंजाब, ये थीसिस स्टेटमेंट है, इन पंजाब फेसेस स्ट्रक्चरल, लीगल एंड ह्यूमन रिसोर्स चैलेंजेस दैट हिंडर, जो रुकावट बनते हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ इनमेट्स, इनमेट्स कहते हैं कैदियों को। कि पंजाब के अंदर जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन है पंजाब के अंदर, उसको
कुछ लीगल मामलात का मसाइल का सामना है, कुछ स्ट्रक्चरल मामलात का सामना है, कुछ ह्यूमन रिसोर्स चैलेंजेस का सामना है, यानी कि लोग तादाद में कम हैं जो उनके एम्प्लॉइज हैं। तो वो ये तमाम जो मसाइल हैं, चाहे वो सोशल इशू, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो, चाहे वो लीगल चैलेंजेस हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स के चैलेंजेस हो, ये तीनों मिलके रोकते हैं प्रिजन्स को किसी से, इफेक्टिव मैनेजमेंट से भी रोकते हैं, और जो कैदी होते हैं उनकी रिहेबिलिटेशन से भी ये रोकते हैं। तो इसके लिए किस चीज़ की जरूरत है? टू करेक्ट दिस सिचुएशन, हम ये कह सकते हैं, टू करेक्ट टू करेक्ट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए इट रिक्वायर्स सर्टन रेमीडियल मेजर्स। अब जब हम ये कहते हैं कि इस सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत है, इस सिचुएशन को बेहतर करने के लिए हमें सर्टन रेमीडियल मेजर्स की जरूरत है। रेमीडियल मेजर्स होते हैं जो रेमेडी प्रोवाइड करते हैं, जो रिलीफ प्रोवाइड करते हैं, जो सिचुएशन को करेक्ट करते हैं, जो चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं। तो वो कौन कौन से होंगे, वो ऐसे में हम डिस्कस करेंगे। ये थीसिस स्टेटमेंट है। थीसिस स्टेटमेंट कहाँ लिखी जाती है? एक इंग्लिश ऐसे जब होता है, उसका जो पहला पैराग्राफ होता है इंट्रोडक्शन का, उसकी आखिरी लाइन होती है, उसको पढ़ के एग्जामिनर को पता चल जाता है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा आपकी आउटलाइन पढ़ता है, उसके बाद वो आपका इंट्रोडक्शन पढ़ता है, और जब इंट्रोडक्शन की वो आखिरी लाइन पढ़ता है उसको आइडिया हो जाता है कि इस ऐसे में ये क्या डिस्कस करेगा, चैलेंजेस भी डिस्कस करेगा और कुछ रेमीडियल मेजर्स भी बताएगा, सोल्यूशन भी बताएगा, यानी करेक्टिव एक्शंस भी बताएगा। तो इसी तरह इस ऐसे को लाजमी तैयार करें कि प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन को किन किन चैलेंजेस का सामना है पंजाब के अंदर। इसी तरह इस ऐसे को आप लाजमी तैयार करें कि रोल ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इन रिड्यूसिंग रेसिडिविज्म। रेसिडिविज्म ये होता है कि एक एक बंदा है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उसने जुर्म किया, वो पकड़ा गया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, पकड़ा गया, साबित हो गया कि वो क्रिमिनल है, या फिर वो जज के सामने गया, यानी मजिस्ट्रेट के सामने गया, साबित हो गया, कन्विक्शन हो गई। जब वो कन्विक्टेड बना, ऑफेंडर बन गया, साबित हो गया कि ये क्रिमिनल है, पहले वो अक्यूज्ड होता है। जब उसके ऊपर उसकी इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, पुलिस ने कहा कि ये क्रिमिनल है, जो बंदा है उसने कहा कि मैं क्रिमिनल नहीं हूं, वो मामला कोर्ट में चला गया, यानी कि जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, वहां जाके जिरा हुई और वहां से साबित हो गया कि वो बंदा क्या है, क्रिमिनल है। तो अब वो मुजरिम है, पहले वो मुलजिम था। तो जो जब बंदा मुजरिम हो जाता है, यानी जब कन्विक्टेड हो जाता है बंदा, जब बंदे की कन्विक्शन हो जाती है, तो अब वो जेल में चला जाएगा। जब वो जेल में जाएगा, तो जब जेल में जाएगा वो बंदा, तो वहां उसको या तो पनिश किया जाएगा, या उसके ऊपर उसको उसकी रिहेबिलिटेशन होगी, या उस बंदे को जब जब छोड़ दिया जाएगा, जब वो दोबारा वापस आएगा जुर्म करने के बाद, मुजरिम बनने के बाद, जब मुआशरे में दोबारा आएगा, वो दोबारा भी जुर्म कर सकता है। क्योंकि जब उसको जेल में सजा हुई तो उसकी सेल्फ एस्टीम मुतासर हुई, उसको गुस्सा आया कि मुझे क्यों पकड़ा गया, मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो वो और गुस्से में आके दोबारा आके वो मायल हो सकता है जुर्म करने पे। इस बिहेवियर को, कि जब एक मतलब बंदा कन्विक्शन हो जाए बंदे की, बंदा मुजरिम बन जाए, जेल में चले जाए, सजा सुना दी जाए, और फिर दोबारा बंदा मुआशरे में आकर दोबारा जब जुर्म करता है, इस बिहेवियर को, इस अप्रोच को रेसिडिविज्म कहते हैं। तो अगर एजुकेशन की जाए, अगर एजुकेशन दी जाए और स्किल डेवलपमेंट की जाए प्रिजनर्स की, इनमेट्स की, यानी कि कैदियों की, प्रिजनर्स की, तो हम रेसिडिविज्म को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि इस रवैये को ख़त्म कर सकते हैं कि लोग एक मतलब जुर्म करेंगे तो दोबारा जब जेल से रिहा होंगे, रिलीज होंगी, तो दोबारा आके वो जुर्म करेंगे। तो क्या, यानी कि रोल ऑफ एजुकेशन, जब भी हम किसी चीज़ के रोल की बात करते हैं, तो उस टाइम भी वो भी हम बेसिकली एनालिटिकल ऐसे की बात कर रहे होते हैं। तो इस पे मैंने थीसिस स्टेटमेंट बनाई है कि एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, वो जो स्किल डेवलपमेंट थी, तो एजुकेशन और जो स्किल डेवलपमेंट है, यानी जो वोकेशनल ट्रेनिंग है विद इन प्रिजन, जेलों के अंदर कैदियों को जब हम तालीम देते हैं और उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग करवाते हैं, उनको कुछ ना कुछ ट्रेड सिखाते हैं, कोई ना कोई, कि सीविंग सिखाते हैं खवातीन को सपोज, या मेकअप का, ब्यूटिशियन का काम सिखाते हैं, या उनको मर्दों को कुछ और हम ट्रेड सिखाते हैं, कोई भी चीज़ बनाने का कोई हुनर सिखाते हैं, जो वोकेशनल ट्रेनिंग जो टैप्टा के साथ जो प्रिजन्स होती हैं वो इलाहा करती हैं। तो ये जो एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग है इनमेट्स की या प्रिजनर्स की विद इन प्रिजन्स, आर इफेक्टिव टूल्स, ये बड़ा अच्छे हथियार हैं फॉर रिड्यूसिंग रेसिडिविज्म। ये कैदियों को रेसिडिविज्म से बचाती हैं कि वो दोबारा जेल से छूटने के बाद, रिहा होने के बाद दोबारा जुर्म ना करें। एंड एनेबलिंग इनमेट्स, और उन कैदियों को एनेबल करती हैं, एम्पावर करती हैं टू री इंटीग्रेट इनटू सोसाइटी, के वो जब जेल से रिहा हो तो सोसाइटी में दोबारा री इंटीग्रेट हो जाए, उसके अंदर घुल मिल जाए, मेन स्ट्रीम एक नॉर्मल शहरी बन जाए। तो इसके ऊपर ऐसे आ सकता है कि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का क्या किरदार है लोगों के अंदर रेसिडिविज्म को, क्रिमिनल्स के अंदर रेसिडिविज्म को डिस्करेज करने के लिए। इसके ऊपर ऐसे लाजमी तैयार करें, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर बेटर प्रिजन मैनेजमेंट, कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम प्रिजन की जो मैनेजमेंट है, जो प्रिजन की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आईटी की मदद से हर काम में हेल्प हम ले रहे हैं, एजुकेशन के अंदर हेल्प ले रहे हैं,
पुलिस डिपार्टमेंट हेल्प ले रहा है, फॉरेंसिक वाले हेल्प ले रहे हैं, इवन के जो पार्लियामेंट्स हैं, यानी कि जो नेशनल असेंबली है वो हेल्प ले रही है। तो कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मेडिकल साइंस हेल्प ले रही है टेक्नोलॉजी से। तो प्रिजन्स को भी, यानी कि प्रिजन मैनेजमेंट के लिए भी हमें टेक्नोलॉजी से मदद लेनी चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मदद लेनी चाहिए। तो इसके ऊपर ऐसे आ सकता है। तो इसके ऊपर आप, मैंने थीसिस स्टेटमेंट बनाई है, जरा देखें कि इंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन प्रिजन मैनेजमेंट, कि प्रिजन मैनेजमेंट के अंदर टेक्नोलॉजी को जो इनकॉर्पोरेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, शामिल करते हैं, कैन इनहेंस ट्रांसपेरेंसी को हम बढ़ा सकते हैं, सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। कि आईटी को अगर हम प्रिजन के अंदर शामिल करें, प्रिजन मैनेजमेंट के अंदर, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो उससे एक तो सिक्योरिटी को हम बढ़ा सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को, यानी कि शफाफियत को बढ़ा सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को, कि जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, एडमिनिस्ट्रेशन की फंक्शनिंग को, एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को हम इंप्रूव कर सकते हैं। इसके ऊपर ऐसे आप लाजमी तैयार करें। इसी तरह कुछ जेंडर टॉपिक्स भी हैं, जैसे गुड गवर्नेंस के ऊपर और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के ऊपर ऐसे लाजमी तैयार करें। गुड गवर्नेंस आपको पता है, उससे पब्लिक सर्विस डिलीवरी इंप्रूव होती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी को हम इंश्योर करते हैं गुड गवर्नेंस से। अकाउंटेबिलिटी, यानी कि सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी में एहसाब का निज़ाम इंप्रूव होता है, और रूल ऑफ लॉ इंप्रूव होता है। तो गुड गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नेंस के ऊपर ऐसे लाजमी तैयार करें। ये कंटेम्प्रेरी जर्नल इशूज़ हैं। और इसी तरह एक और टॉपिक है कि एक्सट्रीमिज्म हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है। शिया सुन्नी फसादात जैसे हैं, सेक्टेरियनिज्म जैसे है, शिद्दत पसंदी जिसे हम कहते हैं, और रेडिकलाइजेशन यही होता है कि जब एक आम बंदे को ऐसी ट्रेनिंग दी जाए, ऐसा माहौल दिया जाए कि वो रेडिकल बन जाए। रेडिकल कहते हैं फंडामेंटल बन जाना, यानी कि कोई नॉन स्टेट एक्टर बन जाना, या मुतशद्दिद बन जाना, या दहशतगर्द बन जाना। तो इसकी कॉजेज़ क्या है और इसकी रेमेडीज़ क्या है, कि लोग कैसे रेडिकल बनते हैं, लोग कैसे टेररिस्ट बनते हैं, लोग कैसे नॉन स्टेट एक्टर बनते हैं, यानी शर पसंद अनासर बनते हैं, और कैसे लोग एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं, यानी सेक्टेरियनिज्म या टेररिज्म की तरफ उनका रुझान बढ़ता है। इसकी वजूहत क्या है और इसकी रेमेडीज, इसके सोल्यूशंस क्या है। इसकी मैंने थीसिस स्टेटमेंट बनाई है, जरा देखें कि एक्सट्रीमिज्म स्टेम्स, वो निकलती है, कहाँ से जन्म लेती है, फ्रॉम सोशल इनजस्टिस। जब समाजी तौर पे हमें इंसाफ नहीं मिलता, पुअर गवर्नेंस, जब हमारे माशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर गवर्नेंस का सिस्टम पुअर होता है, गवर्नेंस का मैकेनिज्म पुअर होता है, एंड आइडियोलॉजिकल मैनिपुलेशन, जब आइडियोलॉजी, यानी कि जो इंसान का नजरिया है, मजहबी नजरिया, जो भी इत्काद हमारा अकीदा है, उसकी जब मैनिपुलेशन की जाती है, जो कि अमूमन साहिब मेंबर लोग करते हैं, जो मजहबी हमारे रहनुमा होते हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो फ़िक्का है, हमारा जो सेक्ट है वो बेहतर है, जो दूसरे हैं वो गैर मुस्लिम है, नौज़ुबिल्लाह वो काफिर हैं, जब वो राइट पाथ पे नहीं है वो मुर्तद हैं, वो जंदीक हैं, वो काफिर हैं, ब्ला ब्ला। तो जब हमारे मुआशरे के अंदर, हमने कहा इस थीसिस स्टेटमेंट में, कि सोशल इनजस्टिस, समाजी तौर पे गैर इंसाफी, जब गैर इंसाफ जब होता है, या अदम इंसाफ जब होता है समाजी तौर पे, जब मुआशरे में या मुल्क में पुअर गवर्नेंस होती है, और मुआशरे में जब आइडियोलॉजिकल मैनिपुलेशन होती है, कि जब अब एक जो साहिब मेंबर है वो अपने अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको कहता है कि आइडियोलॉजिकली आप ठीक हो, दूसरा मुखालिफ है, गलत है, मुर्ताद है, जंदीक है, काबिल मतलब है काबिल गर्दन जनी है, और वो जहन्नम में जाएगा, वो पक्का काफिर है। तो इसको हम आइडियोलॉजिकल मैनिपुलेशन कहते हैं, एंड कैन ओनली बी काउंटर्ड थ्रू इंक्लूसिव पॉलिसीज एंड एजुकेशन। कि एक्सट्रीमिज्म जन्म कहाँ से लेती है, मैंने कॉजेज बता दिए, सोशल इनजस्टिस, पुअर गवर्नेंस, आइडियोलॉजिकल मैनिपुलेशन। तीन बातें होंगी कॉजेज एक्सट्रीमिज्म की। फिर आगे मैंने ये भी बताया कि इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है, एंड कैन ओनली बी काउंटर्ड, और इसको सिर्फ हम इसका खात्मा कर सकते हैं थ्रू इंक्लूसिव पॉलिसीज, कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जिसमें तमाम लोग मजहबी तौर पर इकट्ठे हों। जैसे अभी कुछ अर्सा पहले हमारे आर्मी के एक हेड ने एक कॉन्फ्रेंस की, जिसमें तमाम जो हमारे मुल्ला थे एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। तो उसमें शिया सुन्नी, अहल हदीस, देवबंदी, बरेलवी सब इकट्ठे बैठे हुए थे। तो इंक्लूसिव पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज अपनाएं जिसमें तमाम मजहब, तमाम मसालिक, तमाम आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन के, तमाम रिलीजियोसिटी के, जिस जिस रिलीजियस ओरिएंटेशन के लोग हों वो तमाम इंक्लूसिव हों। ऐसी पॉलिसीज हों, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसीज हों, चाहे वो एजुकेशनल पॉलिसीज हों, चाहे वो रिलीजियस पॉलिसीज हों। तो इंक्लूसिव पॉलिसीज हों और एजुकेशन हो, जिन्हें कि लोगों को एजुकेट किया जाए, अवेयरनेस दी जाए, लोगों को ब्रीफ किया जाए, उनको फेमिलियराइज किया जाए कि आइडियोलॉजिकल मैनिपुलेशन कैसे लोग करते हैं आपकी, कैसे लोग आपको अकीदे की बुनियाद पे, मजहब की बुनियाद पे आप लोगों को, आपके अंदर आपको एक्सट्रीमिस्ट बनाते हैं, रेडिकल बनाते हैं। तो ये जनरल कुछ टॉपिक्स थे। तो ये टोटल मिला के मैंने 12 टॉपिक डिस्कस किए हैं, जिसमें से दो टॉपिक्स जो है वो जनरल हैं। इसी तरह कुछ टॉपिक्स जो हैं वो एनालिटिकल एसेस हैं, और कुछ टॉपिक जो है वो हमारे आर्गुमेंटेटिव एसेस हैं। तो ये बेसिकली मैं डिस्कस कर रहा था कि मोस्ट एक्सपेक्टेड एसेस कौन से आ सकते हैं हमारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के एग्जाम में, या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के इंग्लिश ऐसे के पेपर के अंदर। अगेन आई वुड लाइक टू से
कि आप कंटेम्प्रेरी जो पाकिस्तान के इश्यूज हैं, जैसे एनर्जी क्राइसिस का इशू है, जैसे सिविल मिलिट्री रिलेशंस का इशू है, यानी कि डेमोक्रेसी का इशू है, जैसे गवर्नेंस का इशू है, जैसे हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, यानी कि इकोनॉमिक इशूज हैं, जैसे वाटर कैटास्ट्रोफी या वाटर क्राइसिस का इशू है, जैसे क्लाइमेट चेंज का इशू है, इनको इनके ऊपर एसेस तैयार करें, इनके ऊपर आउटलाइन तैयार करें। और कुछ टॉपिक्स मैंने प्रिजन्स के हवाले से, रिहेबिलिटेशन के हवाले से, उनकी अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, यानी प्रिजन्स के हवाले से कुछ मैंने टॉपिक डिस्कस किए। कुछ आर्गुमेंटेटिव एसेज हैं, जैसे मैंने ये डिस्कस किया, और कुछ मैंने एनालिटिकल एसेज डिस्कस किए। इन एनालिटिकल एसेज को और इन आर्गुमेंटेटिव एसेज को भी लाजमी तैयार करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर जो है आपके लिए यूजफुल बेनिफिशियल साबित होगा। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे की आउटलाइन बना रहे हैं, और आप नहीं जानते कि मेरा ऐसे जो है एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरेगा कि नहीं, तो आप अपने ऐसे को एवेल्युएट लाजमी करवाएं। अगर आप अपने ऐसे को एवेल्युएट करवाना चाहते हैं, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आई कैन एवेल्युएट योर ऐसे, इवन योर आउटलाइन। और अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा है और उसकी एवोल्यूशन करवाना चाहते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है, क्या वो पैराग्राफ के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, जो पैराग्राफ का स्टैंडर्ड होता है, उस पर पूरा उतरता है कि नहीं उतरता, आप किसी ऐसे का कंक्लूजन लिख के मुझे चेक करवाना चाहते हैं, तो आई एम अवेलेबल फॉर एवेल्युएशन ऑफ एसेज एज वेल, अलॉन्ग विद मेंटोरिंग एंड अलॉन्ग विद कोचिंग ऑफ इंग्लिश ऐसे। तो अगर आप इंग्लिश ऐसे की तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश ऐसे को एवेल्युएट करवाना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू मैसेज अंडर दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में जाइए, इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक दें कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। और इस हवाले से, अगर इस जो मैंने आज जो टॉपिक्स बताए, इनके हवाले से, आर्गुमेंटेटिव एसेस के हवाले से, एनालिटिकल एसेस के हवाले से, थीसिस स्टेटमेंट के हवाले से, और किसी भी ऐसे राइटिंग के हवाले से, किसी भी एस्पेक्ट के हवाले से, किसी भी एंगल के हवाले से, अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई आपके माइंड में सवाल है, तो आप डू कॉन्टेक्ट मी। और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, क्वेश्चन लिखिए। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के लिए या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के इंग्लिश ऐसे के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। मैं आने वाली वीडियो में जो मैंने टॉपिक डिस्कस किए हैं, इनके ऊपर आउटलाइन बना के भी आपको यूट्यूब के वीडियोस की मदद से, मैं अपने चैनल इंग्लिश विद अजमल खान से इन वीडियोस की शक्ल में, मैं आउट जो जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं, इनके ऊपर आउटलाइन बना के भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और लास्ट पे कि अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।